आजादी के 70 साल बाद या अपनी हत्या के 70 साल बाद विरोधियों के लिए गांधी अचानक इतने प्रासंगिक क्यों हो गए? किसी के विरोध करने का सबसे अच्छा तरीका यह माना जाता है कि उसको भुला दिया जाए, तो या तो गांधी को भुला दिया गया होता। लेकिन गांधी पर हर दूसरे तीसरे दिन एक नई बहस शुरू हो जाती है, तो यह सवाल उठता है कि आखिर विरोधियों के लिए गांधी इतने जरूरी क्यों? विरोधियों को गांधी की जिस विचारधारा ने गांधी की हत्या की थी, उसको अचानक पिछले 8-10 सालों से गांधी की इतनी याद क्यों आने लगी? और जब इस सवाल का जवाब हम तलाश करते हैं, तब समझ में आता है कि आज जिस तरह का वक्त है, जिस तरह का समय और समाज है, उसमें महात्मा गांधी की जरूरत पहले से भी ज्यादा है। दरअसल गांधी विचारधारा पर बात करते हुए हमेशा मैं 3 बातें कोट करना पसंद करता हूं। गांधी की 3 जरूरी बातें कोट करना पसंद करता हूं। गांधी की अगर आप पूरी विचारधारा देखेंगे तो कार्ल मार्क्स की तरह या डॉक्टर अंबेडकर की तरह या अपने अन्य समकालीन लोगों की तरह जिन्होंने विचारधाराएं चलाई बनाई, गांधी ने अपनी विचारधारा की कोई किताब अलग से नहीं लिखी थी। 98 खंड में गांधी का समग्र मिलता है, CWMG जिसको हम लोग कहते हैं, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। उस 98 खंड में गांधी कहीं आपको बहुत ज्यादा विचारधारा का ज्ञान देते हुए नहीं मिलते हैं। रोजमर्रा की चीजें हैं, रोजमर्रा की घटनाएं हैं, उस पर गांधी के रिएक्शंस हैं, चिट्ठियां हैं उसमें बहुत सारी। एक चिट्ठी मैं अक्सर कोट करता रहता हूं कि एक लड़की ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें वो कहती है कि मैंने BA पास किया हुआ है और मेरे माता पिताजी धन के चक्कर में एक अनपढ़ लड़के से मेरी शादी करना चाहते हैं। अब आप सोचिए कि गांधी, और ये चिट्ठी 1942-43-44 के आसपास की है, रिहाई के बाद की चिट्ठी है। अब आप सोचिए कि जिस समय देश इतने बड़े आंदोलन में हो, आज आप सोच के देखिए किसी नेता को अगर कोई ये चिट्ठी लिखे, किसी को भी, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या किसी को भी ये चिट्ठी लिखे, तो 99% से ज्यादा इस बात की उम्मीद है कि इस चिट्ठी पर गौर नहीं कर पाया जाएगा। लेकिन गांधी ने इस चिट्ठी का जवाब दिया है और इस चिट्ठी के जवाब में उनके पिता से कहा है, लड़की के पिता से कहा है कि एक पढ़ी लिखी लड़की का अनपढ़ लड़के से उसकी इच्छा के बिना शादी करना अपराध है। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि गांधी की पूरी जो विचारधारा है वो गांधी के कर्मों में निहित है। गांधी ने जो कुछ किया उसमें निहित है। और उसके लिए भी गांधी बड़ी मजेदार एक जगह बात कहते हैं। किसी ने उनसे कहा कि बाबू पहले तो आपने ये कहा था, आज आप ये कह रहे हैं। तो कहते हैं कि अगर मेरी आज की बात, पहले वाली बात से आज की बात अलग है, तो आज की बात को मानो, और अगर दोनों बातें मेरे काम से अलग हैं तो मेरे काम को सही मानो। यानी गांधी की विचारधारा किसी लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पलटते हुए, सोचते हुए, गूढ़ गहन दर्शन में डूबते हुए नहीं बनी थी। जनता के साथ लगातार इंटरैक्ट करते हुए, अपने समय के सवालों से जूझते हुए गांधी विचारधारा बनी थी। नंबर 1, इस विचारधारा में 3 बिंदु ऐसे हैं जिन पर गांधी ने जीवन में कभी समझौता नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कोई है तो अहिंसा है, जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। अहिंसा को लेकर गांधी अपने शुरुआती जीवन से लेकर और आखिरी क्षण तक कभी समझौता नहीं करते। दूसरा उनका जो बेसिक सिद्धांत समझ में आता है वो आता है सांप्रदायिक सद्भाव, जिसको वो सर्वधर्म समभाव कहते हैं। अपने बचपन की एक घटना वो सुनाते हैं और वहां से लेके 1948-48 में जब उनकी हत्या हुई है, अगर आप पूरा उनका जीवन देखेंगे तो सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण है। मैं एक जगह से बात शुरू करता हूं, अफ्रीका की बात है। अफ्रीका की बात है, वहां पर ये नियम बना कि जो भी भारतीय वहां रहते हैं उन सबको जब भी बाहर निकलना होगा तो अपना आई कार्ड लगा के निकलना होगा। और आज की तरह बड़ा खूबसूरत आई कार्ड नहीं बनता होगा उस जमाने में, समझ सकते हैं। तो जो भारतीय थे उन्होंने विरोध करना शुरू किया, काफी विरोध हुआ। उसके बाद जो वहां के चीफ थे उन्होंने गांधी जी को बुलाया और कहा कि एक बार आप लोग इसके लिए मान लीजिए, फिर मैं तुरंत दूसरा नियम बना दूंगा, ढील दे दूंगा। आप लोगों को यह आई कार्ड लेके नहीं घूमना पड़ेगा। गांधी मनुष्य की बात पर विश्वास करने वालों में से थे। वो आए और अपने समुदाय से कहा कि उन्होंने ऐसा वादा किया है और ऐसा वादा, इस वादे पर भरोसा करते हुए हम इस पर साइन करने जाएंगे। उनके एक साथी थे, मुस्लिम साथी थे उनके, वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि आप अंग्रेजों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं जो हर बात में धोखा देते हैं, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो गांधी ने कहा फिर आंदोलन करेंगे। खैर वो व्यक्ति नहीं माने, बहुत नाराज हुए।
गांधी ने कहा ठीक है, तुम नहीं मानने के लिए आजाद हो, मैं मानने के लिए आजाद हूं, मैं जाऊंगा और साइन करूंगा। उसने गुस्से में कहा कि अगर गांधी ये साइन करने जाएंगे तो मैं लाठी से मारकर उनका सर फोड़ दूंगा। गांधी मुस्कुराए, उन्होंने कहा जो करना है करना, लेकिन मैं अपनी वाली को कर दूंगा। वो दिन आया जिस दिन साइन करना था, गांधी निकले अपने लोगों के साथ उस कागज को साइन करने के लिए, और वो निकले अपने लोगों के साथ गांधी को रोकने के लिए। गांधी ने अपना वादा निभाया, वहां तक गए, और उन्होंने अपना वादा निभाया, वहां तक गए और लाठी से मारकर उनका सर तोड़ लिया। गांधी जमीन पर गिर गए। एक बार लोगों को लगा शायद गांधी मर गए। फिर जब इलाज हुआ, हॉस्पिटल पहुंचे, उनको होश आया। होश आने के बाद पहला सवाल अपने साथी के बारे में उन्होंने पूछा, वो कहां है? बताया गया जेल में है और आपकी गवाही होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, विरोध का जो तरीका उसको आता था उसने उस तरीके से विरोध किया क्योंकि उसको अपनी बात पे भरोसा था, और काम करने का जो तरीका मुझे आता था उस तरीके से मैंने किया क्योंकि मुझे अपनी चेतना पर भरोसा था। मैं उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं दूंगा। और वहीं गांधी एक बात कहते हैं अपने लोगों से कि इसको कतई हिंदू मुस्लिम ना बनने दिया जाए, ये दो विचारधारा के लोगों के बीच का मतभेद है। और बड़ी बात यह है कि यह घटना यहां खत्म नहीं होती। इसके तकरीबन 2-3 साल बाद एक और घटना होती है जब पत्नियों को लेकर कानून बनाते हैं अंग्रेज अफ्रीका में, और वो कहते हैं केवल एक पत्नी को लीगल माना जाएगा। अगर किसी की दूसरी पत्नी है तो उसको लीगल नहीं माना जाएगा, जो अप्रवासी भारत से गए हुए थे उनको लेकर। तो वहां फिर बवाल होता है। वहां मुस्लिम्स कहते हैं, उस जमाने में तो हिंदू भी 2 शादियां करते थे, वो कहते हैं, गांधी कहते हैं कि देखो नैतिक तरीका तो यही सही है कि एक ही पत्नी होनी चाहिए, तो इस पर हमें बहुत विरोध नहीं करना चाहिए। खैर, एक बड़ी सभा होती है जिसमें भारतीय प्रवासी जितने वहां थे सब इकट्ठा होते हैं। गांधी मंच से भाषण दे रहे होते हैं। उसी समय वो आदमी जिसने लाठी से सर तोड़ा था गांधी का, वो फिर लाठी लेकर मंच पर आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर किसी ने गांधी के साथ जरा भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं उसका सर तोड़ दूंगा। गांधी मुस्कुराते हैं। गांधी कहते हैं कि अपने लोग हैं, कुछ नहीं करेंगे। तो वो कहता है कि गांधी तुम बहुत शरीफ आदमी हो, तुम नैतिक आदमी हो, लेकिन यहाँ जो भीड़ इकट्ठा है उसके ऊपर मेरा भरोसा नहीं है, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये गांधीयन तरीका है, ये गांधीयन मेथोडोलॉजी है जिसमें भरोसा जीता जाता है। ये वो तरीका है जिसमें चीजों को हिंदू मुसलमान बनाने से बचा जाता है। सीधा सा मामला था कि उस आदमी ने अगर गांधी का विरोध किया था तो मुस्लिम होने के चलते नहीं किया था, ये कोई धार्मिक विरोध नहीं था। और इतिहास बताता है कि वही आदमी सही साबित हुआ। अंग्रेजों ने अपना वादा नहीं निभाया, और इतिहास ये भी बताता है कि जब अंग्रेजों ने अपना वादा नहीं निभाया तो गांधी ने पूरी ताकत के साथ फिर उन्हीं लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध भी किया। लेकिन इस प्रक्रिया में हिंसा को प्रतिकार मानने वाले, हिंसा के साथ चलने वाले एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हुआ। एक और घटना है, वो और भी बड़ी प्यारी सी घटना है, जो गांधी की शुरुआती जीवनियां लिखी गई थी। मैं नाम भूल रहा हूं, पोलक दंपति गांधी के बड़े करीबी थे अफ्रीका में। तो जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने गांधी की लगभग शुरुआती जीवनियों में से एक लिखा है। जब गांधी जीवित थे तभी उनकी जीवनी लिखी है। उसमें एक किस्सा सुनाया। वो किस्सा ऐसा है कि एक मीटिंग के बाद गांधी और मिसेस पोलक आ रहे थे पैदल। तब तक एक आदमी बड़ी तेजी के साथ आया, निकल गया, और फिर गांधी उसके पीछे पीछे गया। मिसेस पोलक को कहा कि आप यहीं रहिए। 10-15 मिनट बाद गांधी लौट के आए। मिसेस पोलक ने कहा कि क्या हुआ था? तो उन्होंने कहा कोई बड़ी बात नहीं थी, वो छुरा लेकर आया था, मुझे मारना चाहता था। उसको ये लगता था कि शायद मैं यहाँ जो हिंदुस्तानी रह रहे हैं उनके खिलाफ कोई काम कर रहा हूं। मिसेस पोलक डर गई, छुरा लेकर आया था। तो गांधी ने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैंने उससे बात कर दी, उसको समझा दिया, और उसके समझ में आ गया है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो यहाँ के भारतीयों के हित में कर रहा हूं, अहित में नहीं कर रहा हूं, और अब वो चला गया। तो पहली चीज जो मैंने आपको बताई, अहिंसा द्वारा हृदय परिवर्तन की कोशिश, और दूसरी चीज मैंने बताई हिंदू मुस्लिम एकता। इसको लेकर गांधी पूरे जीवन शुरू से लेकर अंत तक अविचल रहे। तीसरी चीज थी अछूत समस्या को लेकर उनकी दृष्टि। आज के समय में गांधी को पढ़ते हुए जिस तरह के विकास हुए हैं, उनको पढ़ते हुए कोई भी कह सकता है कि गांधी की अछूत समस्या को लेकर जो दृष्टि थी वो उतनी मॉडर्न नहीं थी, कोई कह सकता है बड़े आराम से। लेकिन आप छत्तीसगढ़ के भिलाई में रहते हैं, मैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत छोटे से कस्बे से आता हूं।
गांव में जन्म हुआ है मेरा। जरा थोड़ी देर के लिए ज्ञान लॉजिक सब छोड़ दीजिए और रियल कंडीशन, वास्तविक जो स्थितियां हैं उनके हिसाब से जरा पीछे लौट के जाइए 1920 में, 21 में, 22 में, 23 में, और उस समय समझिए कि हमारे गांव का ढांचा कैसा रहा होगा, सामाजिक ढांचा। वहां पर एक आदमी खड़ा होकर ये बात कहता है कि अछूत कोई नहीं होता, किसी का छुआ ना खाना अपराध है, और किसी को अछूत की तरह ट्रीट करना मानवता के प्रति अपराध है। वो समय, जिस समय जातिवाद इतना गहरा था, और बहुत ईमानदारी की बात है आज भी जातिवाद कोई बहुत हल्का हो नहीं गया है। समय ऐसा बदल गया है, समाज ऐसा बदल गया है, उसके बावजूद जो है ऑनर किलिंग हमारे ही समय में रोज सुनाई देती है कहीं न कहीं से। और गांधी तकरीबन 100 साल पहले अछूत समस्या से लड़ते हुए बात ये करते हैं कि अछूत कहा जाना किसी को उसका अपमान है, किसी का छुआ नहीं खाना नैतिक अपराध है, किसी को किसी के साथ उसके जन्म के आधार पर भेदभाव करना नैतिक अपराध है। मैं अपने तमाम मित्रों से बहुत विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूं कि जब अंग्रेज और यहां तक कि उनके अपने नेता उनको अनटचेबल या अछूत कहते थे, अस्पृश्य कहते थे, उस समय गांधी ने अगर उनके लिए एक नाम दिया हरिजन, तो या अछूत या अस्पृश्य से बेहतर था ये या बदतर, या खुद सोचिए अगर उस समय गांधी ने कुछ नहीं किया, इतना किया कि समाज के अंदर छुआछूत को लेकर एक नई बहस शुरू हुई और आधुनिक लोग बड़े शान से ये कहना शुरू किए कि हम छुआछूत नहीं मानते हैं, तो गांधी ने ये सही किया या गलत? और मैं उतनी ही विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि कम से कम उत्तर भारत में ऐसा कौन सा आंदोलन चल रहा था, इस तरह का कौन सा आंदोलन चल रहा था जिसको गांधी ने नुकसान पहुंचा? असल में उत्तर भारत में इस तरह के आंदोलन तो गांधी के बाद चलने शुरू होते, तो बहुत बड़ी ना हो, लेकिन कम से कम ये भूमिका तो गांधी की थी ही कि जातिवाद पर उन्होंने सवाल उठाया। यहां मैं 1900 मेरे ख्याल से 22 या 23 की एक घटना आपसे दर्ज करना चाहूंगा। बोरसद एक जगह है, जो लोग गुजरात से परिचित हैं, आणंद के पास एक जगह है बोरसद। बोरसद में एक कार्यक्रम में गांधी को बुलाया गया और मनुस्मृति पर बोलने के लिए बुलाया गया। अपनी व्यस्तताओं के कारण गांधी जा नहीं पाए, लेकिन मनुस्मृति पर उन्होंने अपना एक भाषण लिख के दिया। उसमें उन्होंने कहा कि मनुस्मृति या कोई भी ग्रंथ जो छुआछूत का समर्थन करता है, जो जाति के आधार पर बंटवारे का समर्थन करता है, गांधी उसको नहीं मानता। और यही नहीं, अभी सरसंघचालक साहब ने कहा है, क्या मैं कुछ बहुत हास्यास्पद बात कर रहा हूं मैडम? मैं कुछ बहुत हास्यास्पद बात कर रहा हूं? प्लीज। अभी जब सरसंघचालक साहब ने कहा तो लोगों ने बड़े गौर से सुना कि हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें बहुत कुछ बदला गया है। गांधी 1920 में कह रहे थे कि मनुस्मृति में बहुत कुछ ओरिजिनल नहीं है, इसमें बहुत कुछ बाद में डाला गया है, और अगर ना भी बाद में डाला गया हो और कोई ग्रंथ महिलाओं और दलितों के प्रति अपमानजनक दृष्टि रखता है, तो हमें उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये गांधी की हिम्मत थी जातिवाद के खिलाफ जाकर बोलने की। और अपने जो व्यवहार में था उसके बारे में सबसे प्रसिद्ध जो कथा है वही मैं यहां पर सुना देता हूं कि नया नया आश्रम बना, आश्रम के नियम बने, नियम में लिख दिया कि किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं होगा, कोई भी किचन में आ सकता है, कोई भी कहीं भी आ सकता है। कोचरब आश्रम की बात है, नियम तो बन जाते हैं, कहीं भी नियम बन जाते हैं, असली दिक्कत आती है उसको पालन करने की, क्योंकि जब आश्रम शुरू हुआ तो कोई दलित था ही नहीं। जब आश्रम कुछ दिन चल चुका था, 2-4 महीने, तो एक दलित परिवार गांधी के पास पहुंचा और ये कहा कि हम आपके साथ इस आश्रम में रहना चाहते हैं। गांधी ने खुशी खुशी उसका स्वागत किया, लेकिन आश्रम में खलबली मच गई। कस्तूरबा ने यह आदेश जारी किया कि मेरे चौके से ये लोग दूर रहें, बाकी जहां जाना हो जाए। गांधी वहां जिद पे अड़ जाते हैं और कहते हैं कि ये वैसे ही रहेंगे जैसे आश्रम का कोई और रहता है। इस पर कस्तूरबा कहती हैं कि अगर वो मेरे चौके तक आएंगे तो मैं आश्रम छोड़कर चली जाऊंगी। गांधी कहते हैं कि मेरे लिए ये बहुत दुखद होगा कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, लेकिन अगर तुम्हारी यही जिद है तो मेरी भी जिद है कि तुम चाहो तो चले जाओ, लेकिन ये लोग वैसे ही रहेंगे जैसे समाज के अन्य लोग रहते हैं, इनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। आखिर में बा ने समझौता किया। ये गांधी का पहला सत्याग्रह अगर आप देखेंगे तो ये विदिन आश्रम पहला सत्याग्रह था,
जिसमें एक दलित परिवार उनके साथ रह रहा था और उसको सारे वही अधिकार मिले हुए थे जो अधिकार बाकी लोगों को मिले हुए थे। तो जो कहो वो करके दिखाओ, ये गांधी से अगली चीज सीखी जा सकती है। और इसी के आधार पर समझ में आता है कि आज गांधी इतने जरूरी क्यों हो गए। अगर आज के समाज पे बात करनी हो थोड़ी देर के लिए, हम राजनीति को छोड़ भी दें, तो आज के समाज का सबसे बड़ा लक्षण अगर आपसे मैं पूछूं, आप सोचें, तो शायद मेरी ही तरह आपके मन में भी यही जवाब आएगा। सबसे बड़ा लक्षण है हिंसा का लगातार बढ़ता चला जाना। और ये हिंसा सिर्फ हत्या खून की हिंसा नहीं है, वैचारिक हिंसा है। आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल लीजिए, दो लोगों की बात हो रही है, अगर वो सहमत नहीं है, मां की गालियां, ये वो, मतलब ऐसी हिंसा, ऐसे शब्द जो आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो आप देखना नहीं चाहते। दिल्ली से मैं आता हूं, दिल्ली की स्थिति यह है कि किसी की गाड़ी से अगर आपकी गाड़ी छू गई तो हो सकता है कि एक आध मर्डर उसकी वजह से हो जाए। इतनी ज्यादा उत्तेजना समाज के अंदर, इतना ज्यादा गुस्सा और इतनी हिंसा कभी नहीं देखी गई थी। और ये चीज वहां तक जाके दिखाई देती है जहां एक मंत्री सड़क पर आकर नारा लगाता है, गोली मारो डैश डैश। ये गोली मारने की, चाकू मारने की, खत्म कर देने की, देश के गद्दारों को तुरंत किसी को गद्दार कह देने की, ये सारी जो भावना है, ये दरअसल हिंसा से पैदा होती है। और ये जो हिंसा है वो वैमनस्य से पैदा होती है। और ये वैमनस्य क्या है? ये वैमनस्य ये है कि जो हमारे जैसा नहीं है, जो हमसे अलग है, वो हमारा शत्रु है। और वर्तमान समय में अगर सबसे अधिक कहीं ये चीज दिख रही है तो जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर एक नया नैरेटिव बनाया गया है, जिसमें अगर आप मुसलमान हैं तो आप देशभक्त हो ही नहीं सकते। राष्ट्रवाद का एक नया नैरेटिव बनाया गया है। मैं बार बार कहता हूं कि भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन तो कांग्रेस के आंदोलन को कहा जाता था। राष्ट्र की जो पूरी अवधारणा है वो पश्चिम में पैदा हुई है। और दो तरह के राष्ट्रों की अवधारणा थी, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र की अवधारणा थी और दूसरी हिटलर की अवधारणा थी नस्ली राष्ट्र की, जो कहता है नस्ल, रेस, एक नस्ल एक राष्ट्र। इसी आधार पर उसने क्या किया था कि हिटलर से जर्मनी से यहूदियों को बाहर करने की बात कही थी कि ये हमारे राष्ट्र के हैं ही नहीं। ये तो एक घटिया और विकृत राष्ट्रवाद था जिसको पूरी दुनिया ने नकार दिया था। आज भारत में राष्ट्रवादी किसी को कहने का मतलब यह होता है कि वो नफरती है। आज भारत में राष्ट्रवाद की एक ऐसी परिभाषा लाई गई है जिसमें वही सरवाइव कर सकता है, वही खुद को राष्ट्रवादी कह सकता है जो बिना किसी कारण के अपने से अलग तरह के लोगों से नफरत करे। और ये नफरत पैकेज में आती है। मैं हमेशा कहता हूं, जो सांप्रदायिक नफरती होगा वो जाति के आधार पर भी नफरत करता होगा और महिलाओं के प्रति उसकी दृष्टि घटिया होगी। ये तीन पैकेज में आता है। सांप्रदायिक व्यक्ति ऊपर से कितना भी आपको शरीफ लग जाए, लेकिन जिस दिन उसकी पूंछ दबती है, ये सारी चीजें बाहर निकल के आ जाती हैं। परसों का उदाहरण है, जो लोग ट्विटर पढ़ते हैं वो जानते हैं। निशिकांत दुबे नामक एक मंत्री हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं। आदरणीय महुआ मोइत्रा ने उनकी डिग्री पे सवाल उठाया और सवाल भी बड़ा मजेदार था। पहले उन्होंने बताया था कि मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री है। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा गया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लिख के दिया कि हमारे यहाँ से इस नाम के किसी व्यक्ति ने एमबीए किया ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी से मैंने इस वर्ष में पूर्णकालिक एमए किया था, रेगुलर एमए किया था। उसी समय वो एमपी भी थे। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि संसद भी वो अटेंड कर रहे थे और उसके साथ वो एमबीए भी पास कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने पीएचडी की भी डिग्री लगा दी। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि ये फेक डिग्रियां हैं। आरोप गलत भी हो सकता है, आप खड़े होकर सबूत देकर कह सकते थे कि यह आरोप गलत है, लेकिन खड़ा होकर कहा क्या गया? पहले तो विकृत मानसिकता और ये सारा कुछ कहा गया, और फिर कहा गया कि हम तो वैशाली की नगर वधू का भी सम्मान करते थे, तो कार्यकर्ताओं से अपील है कि इनका सम्मान करें। इसका अर्थ समझते हैं आप? एक महिला के पूरे चरित्र का हनन करने की कोशिश की गई, क्योंकि वो महिला अंग्रेजी में बोलती है, क्योंकि वो महिला पढ़ी लिखी है, किसी के सामने डरती नहीं है, खुल के आके बोलती है। उसके पहले यही सज्जन ढेरों सांप्रदायिक बयान भी दे चुके हैं, और जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन जातिवादी बयान भी सामने आ जाएंगे। तो ये मैंने एक उदाहरण लिया था ये बताने के लिए कि हमारे समय में हिंसा जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। वो हिंसा सांप्रदायिक नफरत में दिखाई देती है
और सांप्रदायिक नफरत जिन लोगों को लगता है सिर्फ एक धर्म के प्रति है, उनको मैं संबोधित करते हुए कहना चाहता हूं कि सांप्रदायिक नफरत हमेशा पैकेज में आती है। उस पैकेज में जाति के आधार पर नफरत और जेंडर के आधार पर नफरत यानी महिलाओं के प्रति नफरत विन्यस्त होती है, वो पूरा पैकेज होता है। अब ऐसे समय में मेरे ख्याल से मुझे बहुत डिटेल बताने की जरूरत नहीं है कि गांधी क्यों जरूरी हो जाते हैं। भारत क्या है, अगर एक लाइन में समझने की हम कोशिश करें, भारत क्या है, तो एक तो जोग्राफिकल यूनिट है, लेकिन भौगोलिक जोग्राफिकल यूनिट से आगे भारत एक विचार भी है, जिसको हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं। 1857 से लेकर 1947 की जो आजादी की लड़ाई चली है, क्योंकि मेरा वही क्षेत्र है शोध का, उस पर ही मैं लिखता पढ़ता हूं, वो सिर्फ इतनी नहीं थी कि अंग्रेजों को देश से बाहर कर दिया जाए। अगर आप मोटा मोटी देखेंगे तो 3 तरह की विचारधाराएं उस समय बहुत स्पष्ट रूप से चल रही थी, और तीनों अपने अपने सपने के भारत को देख रही थी सामने कि कैसा भारत बनेगा। एक सपना क्रांतिकारियों का था, चाहे भगत सिंह, और वो पूरी धारा आप उठाकर देख लीजिए, जो हिंसा को सही मानती थी। अगर भगत सिंह की आप बात करेंगे तो वो एक जगह लिखते हैं कि अगर गोरे अंग्रेज चले गए, उनकी जगह पर काले अंग्रेज आ गए, तो देश की आजादी का कोई मतलब नहीं है। दूसरी जगह वो लिखते हैं कि आजादी का मतलब मेरे लिए ये है कि कोई मनुष्य किसी का शोषण न कर सके। वो बराबरी पर आधारित, उनके संगठन का नाम ही था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, यानी बराबरी पर आधारित एक समाजवादी राष्ट्र के निर्माण की संकल्पना थी उनकी। दूसरी और सबसे प्रभावी जो विचारधारा थी वो कांग्रेस की विचारधारा थी, और सिर्फ कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस के साथ सोशलिस्ट भी थे और भी कई सारे संगठन थे। इन सब की एक विचारधारा थी जो भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाने की बात करते हैं, जहां सर्वधर्म समभाव होगा, जहां हर नागरिक को सम्मान मिलेगा। और गांधी उसमें जोड़ते हैं कि विकास का अर्थ ये होगा कि अंतिम पंक्ति में जो बैठा है उस तक हमारी योजना का लाभ पहुंचे। ये एक मिली जुली विचारधारा वाली, मिले जुले देश की संकल्पना वाली विचारधारा थी। और तीसरी विचारधारा जिसमें 2 पार्टियों को मैंने एक साथ जोड़ दिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मुस्लिम लीग जैसे संगठनों की थी, जो धर्म आधारित राष्ट्र बनाना चाहते थे, जो चाहते थे कि एक ऐसा देश बने जो धर्म आधारित हो। मुस्लिम लीग इस्लाम को प्रमुख मानता था, और हिंदू महासभा सावरकर जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे वो हिंदुत्व को प्रमुख मानता था, और हिंदुत्व को परिभाषित किया बाकायदा। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे, मैं एक बात बता दूं कि सावरकर ने अपनी किताब हिंदुत्व में लिखा है कि इस हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई की परिभाषा से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना एक श्लोक बनाते हैं और उस श्लोक के साथ लिखते हैं, उस श्लोक का जो अर्थ है वो ये है कि भारत की नागरिकता सिर्फ उनको मिलनी चाहिए जो, पहली बात, जिनका भारत पितृदेश हो, पितृभूमि हो, और दूसरा पुण्य भूमि हो। आजादी की लड़ाई जिन लोगों ने पढ़ी है सब जानते हैं कि हमारे यहाँ मातृभूमि का कंसेप्ट रहा है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी की बात रही है परंपरा में, और आजादी की लड़ाई में मादरे वतन या मातृभूमि की बात रही है। भारत माता हम कहते हैं आज भी, इसको बदलकर वो पितृभूमि कहते हैं। क्यों? मां से आपका जो संबंध होता है वो इमोशनल संबंध होता है, उसमें कोई लीगलिटीज नहीं होती हैं। पिता से जो संबंध होता है वो इमोशनल के साथ साथ लीगल संबंध भी होता है, क्योंकि उत्तराधिकार वहां से मिलता है। तो सावरकर कहते हैं कि भारत उन्हीं का देश होना चाहिए जिनकी ये पितृभूमि है, यानी जिनके पिता यहाँ पर जन्मे हैं, पिता उनके दादा वगैरह वगैरह यहाँ पर जन्मे हैं। अब इसमें तो मुसलमान भी आ जाते, ईसाई भी आ जाते, सिख भी आ जाते, उनके भी कई खानदान जन्मे हैं। तो उन्होंने जोड़ा कि ये पुण्य भूमि भी है, पुण्य भूमि भी होनी चाहिए। पुण्य भूमि मतलब आपका जो सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है वो भी भारत के अंदर होना चाहिए। इस एक स्ट्रोक से उन्होंने मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों को इस देश की नागरिकता से वंचित कर दिया। इसलिए हिंदुत्व जो है नागरिकता का दर्शन था, जो मूल रूप से मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों को बाहर करने वाला था। ऐसे ही मुस्लिम लीग की जो पूरी पॉलिसी थी वो मुसलमानों के अलावा दूसरे धर्मों को बाहर करने वाली थी। तो एक तरफ ये विचारधारा थी, दूसरी तरफ कांग्रेस की विचारधारा थी जो सभी धर्मों को लेकर चलना चाहती। आप देखते हैं कि आजादी के पहले हमारे पुरखे कांग्रेस की विचारधारा के साथ खड़े होते हैं, मिली जुली विचारधारा के साथ खड़े होते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण 1946 में मिलता है। मैं इतिहास में बहुत लंबा नहीं जाऊंगा, जब चुनाव होते हैं और हिंदू महासभा को पूरी तरह से ठुकरा दिया जाता है, पूरे देश में 4 या 5 सीट मिलती है, और कांग्रेस भारत के लोगों की प्रतिनिधि बनकर आती है।
उधर मुस्लिम लीग जो होती है मुसलमानों के एक हिस्से के प्रतिनिधि बन के आती है, उसको पाकिस्तान मिल जाता है। लेकिन भारत की जो संकल्पना थी वो उसी मिले जुले देश की संकल्पना थी जिसके बीच गांधी के उन 3 सिद्धांतों में जिनकी मैं बात कर रहा था, अहिंसा, सर्वधर्म समभाव और जातियों के आधार पर भेदभाव न किया जाए, उसमें बनी हुई थी। इसीलिए आप देखते हैं कि जो डॉक्टर अंबेडकर पूरी जिंदगी कांग्रेस के मुखालिफ खड़े रहे, विरोध में खड़े रहे, वो संविधान निर्माण के लिए साथ आते हैं। गांधी इस बात पर विशेष दबाव देते हैं कि अंबेडकर को संविधान निर्माण में साथ लिया जाए और हम एक ऐसा संविधान बनाते हैं जिस संविधान में धर्म, जाति और जेंडर के आधार पर कोई नफरत नहीं होती है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। और दूसरा, जो लोग सामाजिक विकास में पीछे छूट गए थे उनको आगे लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाता है और भी बहुत सारी चीजें। आज जब गांधी के ऊपर बार बार सवाल उठाया जाता है तो दरअसल वही विचारधारा जिसको हमारे पुरखों ने ठुकरा दिया था, जो आजादी की लड़ाई में कभी शामिल नहीं हुई, इसलिए आजादी के समय जिसको लोगों ने कोई महत्व नहीं दिया, उस विचारधारा का गांधी से लिया जाने वाला बदला है। वो विचारधारा जो एक बार फिर से इस देश को एक नस्ली राष्ट्रवादी देश में बदलना चाहती है, एक हिंसक देश में बदलना चाहती है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नफरत को इस देश को चलाने का मूल बनाना चाहती है, वो गांधी पर बार बार सवाल उठाती है। और वो सवाल कितने खोखले हैं इसका उदाहरण मैं 1 या 2 देकर आपको अपनी बात खत्म करूंगा, फिर अगर सवाल जवाब आते हैं तो मैं बात करूंगा। सबसे बड़ा आरोप लगाया जाता है गांधी पर कि गांधी विभाजन के लिए जिम्मेदार है। जो पार्टीशन हुआ, हमारा देश जो 2 टुकड़ों में बंट गया, उसके लिए गांधी जिम्मेदार हैं। ये सबसे ज्यादा आरोप लगाया जाता है, बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग भी आरोप लगा चुके हैं। क्योंकि हम सब लोग छोटे कस्बों, छोटे गांव से आते हैं, तो मैं उदाहरण घर का लूंगा। एक घर है जहां 2 बच्चे हैं और वो आपस में लगातार लड़ते हैं। पिता जब लौट कर आता है कहीं से तो वो देखता है उनके बीच में खून खच्चर चल रहा है, उनके बीच में लाठियां चल रही हैं, उनके बीच में हाथापाई चल रही है। और फिर वो एक दिन आकर कहते हैं कि हम अलग होना चाहते हैं। पिता के हाथ में रह जाता है उस समय उनको एक रखना। कोई घर क्यों टूटता है? क्योंकि उस घर में रहने वाले लोगों की आपस में बोलचाल बंद हो जाती है, नहीं बढ़ती है, उनके बीच में वैमनस्य इतना बढ़ जाता है कि वो और साथ नहीं रह सकते। अगर 1942 से लेके बल्कि 1940 से लेकर 47 तक का पूरा आप इतिहास उठा के देखेंगे तो क्या हमारे देश की यही स्थिति नहीं थी? क्या हमारे देश में गली गली, चौराहे चौराहे पर दंगे नहीं हो रहे थे? उसके बाद भी गांधी विभाजन के लिए कभी तैयार नहीं हुए। जब सरदार पटेल, नेहरू और बाकी लोगों ने यह फैसला ले लिया, उस समय पटेल ने एक बात, गांधी को पत्र में एक बात लिखी है कि हमारे सामने सिर्फ 2 विकल्प हैं, या तो बंटवारा हो जाए देश का, या यहां पर अनंत काल तक सिविल वार चलता रहे, आपसी युद्ध और दंगे चलते रहें, और उस वार में कौन जीतेगा और जीतने के बाद भी देश की हालत कैसी होगी, इस बारे में कुछ भी कहा जाना संभव नहीं है। इसके बाद भी गांधी लगातार कोशिशें कर रहे थे कि किसी तरह से बंटवारे को टाला जा सके। उन्होंने यहां तक कोशिश की कि अंग्रेजों से ये कहा कि आप चले जाइए, हम आपस में फैसला कर लेंगे, जो भी बंटवारा होना है वो आपके जाने के बाद होगा। लेकिन स्थितियां ऐसी बन गई थी कि कांग्रेस का जो आखिरी वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई उस समय आजादी के पहले, उस समय गांधी अकेले पड़ गए। सिर्फ गांधी थे और खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी कहते हैं, जो आखिरी तक विभाजन के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब पूरी कार्य समिति तैयार थी, पूरे देश का माहौल बना हुआ था, तो गांधी को सिग्नेचर करने पड़े।